दोस्तों तो कैसे हो आप सब बढ़िया। आइए स्टार्ट करते हैं रिवीजन क्रक्स। तो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था माइलस्टोन इन एग्रीकल्चर। उसी को फास्ट फॉरवर्ड मोड में रिवाइज करेंगे और आपके बोरियत को कम करेंगे। सर रिपीटेशन करेंगे और इन्फॉर्मेशन को आपके माइंड में हमेशा के लिए डाल देंगे। लॉन्ग टर्म मेमोरी में इन्फॉर्मेशन को रिटेन कराया जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड में डाला जाएगा, ताकि आपको इवन नींद में भी कोई पूछे तो आप फट से आंसर दो। समझे सर? क्या कोशिश है हमारी। तो आइए इन्फॉर्मेशन को रिटेन करते हैं, पार्टिसिपेट करिए, बताइए। क्वेश्चन हम पूछते रहेंगे आपको बीच बीच में हम, और उसी स्टोरी से फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है दोस्त? तो दोस्तों सुने आप ये दोस्त, एग्रीकल्चर का जर्नी इंडिया में कहानी की तरह है, अप्स और डाउन से भरी हुई, स्ट्रगल और ब्रेक थ्रू से भरी हुई। और आज हम इस पूरी कहानी को बहुत कम टाइम में जल्दी से डिकोड करने वाले हैं। 1788 से लेकर 1998 तक वो सारे माइलस्टोन जिन्होंने इंडियन एग्रीकल्चर को बदल दिया। 1788 से लेकर 1998 तक वो सारे माइलस्टोन जिन्होंने इंडियन एग्रीकल्चर को बदल रखा, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो बैठ जाइए अच्छे से और सुनिए। ये चैप्टर नाबार्ड ग्रेड ए के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% क्वेश्चन फेचर टॉपिक है। तो रिवीजन लास्ट तक, एंड तक अच्छे से कर लीजिए, ठीक है? नहीं तो बाद में बोर लगेगा बेटा। आइए स्टार्ट करते हैं फिर। सीन 1 की बात की थी हमने, 1788, द फर्स्ट स्पार्क। इमेजिन इंडिया इन 1788, 1788। नो रिसर्च लैब, नो इम्प्रूव्ड सीड्स, नो इरिगेशन सिस्टम। और तब ब्रिटिशर्स ने शुरू किया कॉटन इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। कॉटन इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम कब हुआ? 1788 में दोस्त। ये था हमारा पहला डॉक्यूमेंटेड एग्रीकल्चरल रिफॉर्म। पहला डॉक्यूमेंटेड एग्रीकल्चरल रिफॉर्म, कॉटन इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम 1788। स्मॉल स्टार्ट बट बिग इम्पैक्ट। और यहीं से जर्नी स्टार्ट होती है। अब आते हैं सीन 2 पे सर। 1827 की बात करते हैं, द फर्स्ट एग्रीकल्चरल बॉडी। 1827 1827 में इस्टेब्लिश होता है एग्रीकल्चरल सोसाइटी ऑफ कैलकाटा। एग्रीकल्चरल सोसाइटी ऑफ कैलकाटा एज ए फर्स्ट एग्रीकल्चरल बॉडी इन 1827, 1827। इसने फार्मिंग को साइंस बनाने की कोशिश की। यस, 200 ईयर्स अगो, 200 साल पहले इसने फार्मिंग को साइंस बनाने की कोशिश की। द फर्स्ट एग्रीकल्चरल बॉडी, एग्रीकल्चरल सोसाइटी ऑफ कैलकाटा ने। फील्ड ट्रायल्स हुए, सीड टेस्टिंग हुई, बेस्ट प्रैक्टिसेस का यूज हुआ। ये सब इंडिया में पहली बार हुआ। आइए सीन 3 पे चलते हैं। 1905 की बात करते हैं। पूसा, बिहार, द बर्थ प्लेस ऑफ मॉडर्न रिसर्च। तो अब एंट्री होती है लीजेंड की। IARI पूसा, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा, 1905 में बिहार के पूसा में बनाया गया। IARI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कब? 1905 में। सर पूसा के नाम से नहीं था, ये एक जगह थी, पूसा स्टेट। ये इंडिया का हार्वर्ड ऑफ एग्रीकल्चर था। ये इंडिया का हार्वर्ड ऑफ एग्रीकल्चर था। सीन 4 पे आते हैं दोस्त। सीन 4, तो सीन 4 सर था हमारा 1936। 1936 सीन 4। पूसा मूव्स टू दिल्ली। पूसा शिफ्ट टू दिल्ली। 1936 में एक मैसिव अर्थक्वेक आता है बिहार में। पूसा बिल्डिंग टूट जाती है। पूसा बिल्डिंग टूट जाती है अर्थक्वेक की वजह से, और फिर IARI शिफ्ट होता है न्यू दिल्ली। आज भी वहीं है पूसा। पूसा आज भी, पूसा IARI कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। वर्ल्ड का टॉप एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट माना जाता है। इट इज काउंटेड इन वर्ल्ड टॉप एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है दोस्त। आइए सीन नंबर 5 पे चलते हैं दोस्त। सीन नंबर 5 क्या था सर? हमने बात की थी 1943 से 48, ये 5 साल का दौर। फूड क्राइसिस था दोस्त, फूड क्राइसिस था। वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, बंगाल में फेमाइन थी, मैसिव फूड शॉर्टेज था।
तो दोस्त गवर्नमेंट ने लॉन्च किया ग्रो मोर फूड कैंपेन, जीएमएफ कैंपेन। इसका ऑब्जेक्टिव था व्हीट राइस पल्स को इंक्रीज करना, लेकिन प्लानिंग वीक होने की वजह से इसकी इम्पैक्ट बहुत कम रही। पर ये एक मच नीडेड पुश दिया एग्रीकल्चर सेक्टर को। अब आते हैं दोस्त सीन नंबर 6 की बात करते हैं, 1950 की बात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लानिंग कमीशन, एग्रीकल्चरल 5 ईयर प्लान्स। 1950 में प्लानिंग कमीशन बनता है और एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी मिलती है। इरिगेशन, सीड्स, फर्टिलाइजर, एक्सटेंशन सर्विसेज, ये सारी चीज़ों को प्रायोरिटी मिलती है। स्लो स्टार्ट होता है बट फाउंडेशन स्ट्रांग देता है प्लानिंग कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट थ्रू 5 ईयर प्लान्स। अब आते हैं सीन नंबर 7 पे दोस्त, 1961 में आते हैं। सर 1961 में क्या हुआ सर? 1961 से 1955 का दौर, ये 5 साल का दौर, बहुत दिक्कतें थी इस समय। तो एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आईएडीपी स्टार्ट किया गया 1961 से 65। आईएडीपी स्टार्ट होता है 7 डिस्ट्रिक्ट में। कितने डिस्ट्रिक्ट में? 7 डिस्ट्रिक्ट में। हाई इनपुट फार्मिंग का एक्सपेरिमेंट किया गया, हाई इनपुट फार्मिंग का एक्सपेरिमेंट किया गया। फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन और क्रेडिट सप्लाई को बढ़ाई गई और ये सक्सेसफुल हुआ और इसका सक्सेस बन गया अगला रिवॉल्यूशन का फ्यूल, दैट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन, HYV प्रोग्राम। तो सर हम सीन नंबर 8 की अब बात करेंगे, 1965 से 68 की बात करेंगे, ग्रीन रिवॉल्यूशन HYV प्रोग्राम। तो दोस्त विजुलाइज करिए वो समय जब इंडिया ड्रॉट से गुजर रहा था और फेमाइन थी, फूड इंपोर्ट्स किए जा रहे थे फूड शॉर्टेज की वजह से। VL 480 शिप से आया था बहुत बैड क्वालिटी का ग्रेन्स, व्हीट और राइस अमेरिका से। तब नॉर्मन बोरलॉग और MS स्वामीनाथन मिलकर इंट्रोड्यूस करते हैं HYV सीड्स फॉर व्हीट एंड राइस और इससे पंजाब हरियाणा में प्रोडक्टिविटी एक्सप्लोड कर जाती है। दिस इज द बिगेस्ट माइलस्टोन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरल हिस्ट्री, दैट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन 1965 से 68 और HYV प्रोग्राम इसी समय स्टार्ट होता है 1966 में सर। तो अब हम आते हैं सीन नंबर 9 पे सर, 1982 की बात करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फॉर यू एज NABARD established in this year. NABARD is born in 1982. तो 1982 इंडिया का एग्रीकल्चरल फाइनेंस का किंग बॉर्न होता है। इंडिया का एग्रीकल्चर फाइनेंस का किंग बॉर्न होता है 1982 में, दैट इज NABARD। रीफाइनेंस, रूरल डेवलपमेंट, SHG मॉडल, क्रेडिट प्लानिंग, ये सब NABARD का काम होता है। क्या काम होता है? रीफाइनेंस, रूरल डेवलपमेंट, SHG मॉडल, समझे दोस्त, क्रेडिट प्लानिंग, एवरीथिंग चेंजेस फॉर एवर। इसकी एस्टेब्लिशमेंट के बाद, NABARD की एस्टेब्लिशमेंट के बाद सब कुछ चेंज हो जाता है हमेशा के लिए। अब आते हैं सीन नंबर 10 पे दोस्त। तो सीन नंबर 10 में हम किसकी बात करेंगे सर? सर हम 1982 में ही हैं क्या? नहीं सर, हम 1988 में आ गए। अब हम आ गए टेक्नोलॉजी मिशन फॉर ऑयल सीड्स एंड पल्सेस एंड कॉटन। तो सर एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन गियर अप करती है मिशन के थ्रू। इस मिशन के थ्रू एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन गियर अप करती है। ऑयल सीड्स, पल्सेस, कॉटन्स के लिए टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाई जाती है एंड इंडिया बिकम्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेनी क्रॉप्स ड्यू टू टेक्नोलॉजी मिशन फॉर कॉटन एंड ऑयल सीड्स इंट्रोड्यूस्ड इन 1988, 1988। अब हम बात करेंगे सीन नंबर 11 का सर, 1998 की बात करते हैं, 1998। हो सकता है काफ़ी लोगों की पैदाइश होगी इस समय। सर सीन नंबर 11 1998 हम किस में बात करेंगे? हम बात करते हैं नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, NATP प्रोजेक्ट, नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, NATP। तो NATP एक हाई टेक लीप था सर, बायो टेक्नोलॉजी के लिए, मॉडर्न लैब्स के लिए, प्रिसीजन फार्मिंग के लिए, ICT टूल्स के लिए। ये एक हाई टेक लीप था, बायो टेक्नोलॉजी, मॉडर्न लैब्स, प्रिसीजन फार्मिंग, ICT टूल्स के लिए। इंडिया जम्प्स फ्रॉम ट्रेडिशनल टू टेक इनेबल्ड एग्रीकल्चर। इंडिया जम्प्स फ्रॉम ट्रेडिशनल टू
tech enabled agriculture in 1998 through National Agricultural Technology Project NATP project. सो दोस्तों, ये थे वो माइलस्टोन जिन्होंने इंडियन एग्रीकल्चर को आज का जायंट बनाया। अगर आप नबार्ड ग्रेड ए के एस्पिरेंट हो तो इस चैप्टर में 3 से 5 क्वेश्चन हर साल पक्का आते हैं। समझ रहे हो दोस्त? तो आइए एक बार को हम टाइमलाइन ऊपर से एक बार को फिर से देख लेते हैं। सर क्या था? सर, फर्स्ट अटेम्प्ट एट cotton crop improvement in Bombay province started in 1788. एग्रीकल्चरल सोसाइटी एट कलकत्ता कब स्टेब्लिश होता है? 1827. फर्स्ट मॉडल एग्रीकल्चरल फॉर्म एट सैदापेट तमिलनाडु 1864 में स्टेब्लिश होता है। फर्स्ट मॉडल एग्रीकल्चरल फॉर्म एट सैदापेट तमिलनाडु। एग्रीकल्चरल सोसाइटी एट कलकत्ता 1827 सर। फर्स्ट अटेम्प्ट एट कॉटन क्रॉप इंप्रूवमेंट इन बॉम्बे प्रोविंस 1788 सर। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर क्रिएटेड इन 1871। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो इसे। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कब क्रिएट होता है? 1871 में सर। 1871, 100 साल पहले, 1971 के 1971 में कोई इवेंट होता है ना, उसके 100 साल पहले एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का क्रिएशन होता है सर 1871 में। फिर हम बात करेंगे हायर एजुकेशन इन एग्रीकल्चर एट कैम्बिटोर। तो हायर एजुकेशन इन एग्रीकल्चर स्टार्ट होता है कैम्बिटोर में 1878 में। फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ फेमाइन कमीशन, फेमाइन ड्यूरिंग 1876 1877, तो स्टार्ट होता है, मतलब फर्स्ट रिपोर्ट दिया गया जाता है फेमाइन कमीशन का 1880 में। और ये फेमाइन होता है कब है सर? 1876 और 77 में। सेकेंड रिपोर्ट कब दिया जाता है फेमाइन कमीशन का? 1893 में। कब? 1893 में, 13 साल बाद। फिर थर्ड रिपोर्ट दिया जाता है सर फेमाइन कमीशन का 1901 में, 8 साल बाद सर। फर्स्ट इरिगेशन कमीशन सर कब आता है सर? 1901 में सर आता है। कब आता है? 1901 में आता है इरिगेशन, सिंचाई कमीशन सर। फर्स्ट इरिगेशन कमीशन सर 1901 में। इंट्रोडक्शन ऑफ लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ ग्राउंड। लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ ग्राउंड सर, ग्राउंड नट तो पहले भी होता था सर, ग्राउंड नट पहले भी होता था, लेकिन लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ ग्राउंड नट का इंट्रोडक्शन होता है 1902 में। कब होता है? 1902 में, जब इरिगेशन अच्छी हो गई, पहला इरिगेशन कमीशन आया, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया। फिर उसके बाद लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ ग्राउंड नट नेक्स्ट ईयर ही स्टार्ट हो जाता है, इंट्रोड्यूस होता है 1902 में। 1901 में क्या होता है? फर्स्ट इरिगेशन, फर्स्ट सिंचाई कमीशन आता है सर। 11वें नंबर पे आते हैं अब हम। इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एट पूसा बिहार स्टेब्लिश होता है 1911 में सर। 1911 में हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है सर, बताइए कमेंट सेक्शन में। इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एट पूसा बिहार में स्टार्ट होता है 1911 में। इंट्रोडक्शन ऑफ कंबोडिया कॉटन। कंबोडिया सर, जहाँ पे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है कंबोडिया, उस देश की बात कर रहे हैं। वहाँ का कॉटन इंट्रोड्यूस होता है इंडिया में। कहाँ पे होता है? इंडिया में। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंबोडिया कॉटन इन 1904। कब? 1904। इंपीरियल शुगर केन ब्रीडिंग स्टेशन एट कोयम्बटूर। इंपीरियल शुगर केन ब्रीडिंग स्टेशन एट कोयम्बटूर। तो शुगर केन ब्रीडिंग स्टेशन की बात हो रही सर। शुगर केन समझ रहे हो सर? ईख की बात हो रही सर, ईख की। तो शुगर केन ब्रीडिंग स्टेशन कहाँ पे होता है सर? कोयम्बटूर में होता है सर। शुगर केन की जब बात कर रहे हैं सर, कोयम्बटूर की बात करते हैं सर। मेजर प्रोड्यूसर है सर शुगर केन का। तो इंपीरियल शुगर केन ब्रीडिंग स्टेशन एट कोयम्बटूर 1912। रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर सर, रॉयल की बात हो रही सर। रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर 1926 में होता है सर। इंपीरियल इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च या इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ICAR, कहाँ पे स्टेब्लिश होता है सर? दिल्ली में होता है सर। कब होता है सर? 1929 में सर। ये टाइम ग्रेट डिप्रेशन का था सर। ये टाइम ग्रेट डिप्रेशन का था सर। तो इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एट दिल्ली स्टार्ट होता है सर 1929 में स्टेब्लिश होता है सर। रॉयल कमीशन कब होता है सर एग्रीकल्चर का? 26 में सर, 3 साल पहले सर। शुगर केन ब्रीडिंग स्टेशन सर कोयम्बटूर में 12 में सर, 1912 में। 1911 के बाद 12 आता है सर। 11 में कुछ हुआ था तो 12 के बाद क्या हुआ सर? 12 में कुछ हुआ सर, शुगर केन ब्रीडिंग स्टेशन स्टेब्लिश होता है। कहाँ पे सर? कोयम्बटूर में। क्या था ये? इंपीरियल शुगर केन ब्रीडिंग स्टेशन। तो सर आइए सर, अब हम चलते हैं 16 नंबर पे सर। IARI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि पूसा बिहार में स्टेब्लिश हुआ था। अब इसे शिफ्ट किया जाता है दिल्ली में। कब किया जाता है सर? 1936 में। 1936 में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं बिहार से रिलेटेड, बताइए सर कमेंट सेक्शन में। तो सर आइए अब हम 17 पे चलते हैं। ग्रो मोर फूड कैंपेन, GMF कैंपेन स्टार्ट होता है कब सर? 1948 में। कब होता है सर? 1948 में। हमारा देश आजाद होता है 1947 में, उसके 1 साल
बाद ग्रो मोर फूड कैंपेन स्टार्ट होता है सर। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट CRRI कब होता है सर इस्टेब्लिश? अपने इंडिपेंडेंस, अपने फ्रीडम डे से एक साल पहले 1946 में सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टार्ट होता है। 1946 में फर्टिलाइजर एंड केमिकल इंडस्ट्री ट्रेवेनकोर में स्टार्ट होता है सर। कब सर? फर्टिलाइजर और ट्रेवेनकोर सर। फर्टिलाइजर और केमिकल स्टार्ट होता है ट्रेवेनकोर में। कब होता है सर? 1947 में, जिस ईयर हम इंडिपेंडेंस पाए उसी समय फर्टिलाइजर केमिकल ट्रेवेनकोर में आए। तो सर प्रोजेक्ट फॉर इंटेंसिफिकेशन ऑफ रीजनल रिसर्च ऑन कॉटन ऑयलसीड एंड मिलेट्स। प्रोजेक्ट फॉर इंटेंसिफिकेशन ऑफ रीजनल रिसर्च ऑन कॉटन ऑयलसीड एंड मिलेट्स, PIIRCOM। तो ये कब स्टार्ट होता है सर? 1956 में सर। तो 1956 में कुछ अलग सा होता है सर इस समय सर, रीऑर्गेनाइजेशन होता है सर। पॉलिटी में कुछ पढ़े होगे सर आई थिंक आप। तो इससे याद करो सर, जिस ईयर रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था उसी समय एक प्रोजेक्ट आया था, प्रोजेक्ट फॉर इंटेंसिफिकेशन ऑफ रीजनल रिसर्च के इंटेंसिफिकेशन के लिए एक प्रोजेक्ट आया ऑन व्हाट? कॉटन ऑयल सीड एंड मिलेट। किस पे? कॉटन ऑयल सीड एंड मिलेट। इसीलिए बोल रहे हैं PIIRCOM मतलब कॉटन ऑयल सीड और मिलेट्स। कब स्टार्ट हुआ सर? 1956 में। फिर इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ सर। कब स्टार्ट हुआ सर? इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम सर ये स्टार्ट हुआ सर 1960 में। कब हुआ सर? IADP प्रोग्राम स्टार्ट हुआ 1960 में। इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, सॉरी। फिर हम आते हैं सर नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। सर नेशनल सीड कॉर्पोरेशन कब स्टार्ट हुआ सर? सर नेशनल सीड कॉर्पोरेशन स्टार्ट हुआ 1963 में। 1963 में नेशनल सीड कॉर्पोरेशन स्टार्ट हुआ सर। इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एरिया प्रोग्राम IIAP इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एरिया प्रोग्राम स्टार्ट होता है 1965 में। 1965 में स्टार्ट होता है IIAP इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एरिया प्रोग्राम। सर आइए सर HYV प्रोग्राम पे चलते हैं सर। तो 1966 में स्टार्ट होता है सर। 1966 में स्टार्ट होता है HYV प्रोग्राम। फिर आते हैं सर 1966 में, उसी साल में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन चल रहा था, 1965 से 68 की बात चल रही है, तो 1966 में HYV प्रोग्राम स्टार्ट होता है। उसी ईयर में 1966 में मल्टीपल क्रॉपिंग स्कीम इंट्रोड्यूस की जाती है। उसी सेम ईयर में 1966 में जब HYV हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इंट्रोडक्शन होता है सर ना, तो उसी समय मल्टीपल क्रॉपिंग स्कीम को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है सर। फिर ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम आता है सर 1970 में। 1970 में आता है ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, याद कर लीजिए। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के लिए ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट आया सर। कब आया सर? 1971 में। कब आया? 1971 में। 1971 ये वॉर का टाइम चल रहा था सर, बहुत दिक्कतें हो रही थी, ड्रॉट चल रहा था सर, इसीलिए ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम आया 1970 में। फिर ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट फॉर ड्राई लैंड, सर ड्राई लैंड हो गया था सर। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर स्टार्ट हुई सर 1971 में। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर 1971। ICRISAT स्टार्ट होता है सर। कब होता है सर? कमेंट सेक्शन में बताइए सर, वेरी इंपॉर्टेंट सर। ICRISAT स्टार्ट होता है सर 1972 में। कब होता है सर? 1972 में। तो मिनी किड ट्रेल्स प्रोग्राम कब स्टार्ट होता है सर? 1973। मिनी किड ट्रेल्स प्रोग्राम 1973 में। ये लगातार है सर, देखिए सर 70 से स्टार्ट होता है सर। ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम 1970, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर 1971, ICRISAT 1972, मिनी किड ट्रेल्स प्रोग्राम 1973, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिए, कहीं इंपॉर्टेंट है कहीं मार्क कर लीजिए। 1974 में आया था कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टाइम चल रहा है हमारे लाल बहादुर शास्त्री वाला टाइम सर। रिलीज ऑफ फर्स्ट कॉटन हाइब्रिड इन इंडिया कब होता है सर? हाइब्रिड कॉटन की बात कर रहे हैं सर इंडिया में सर 1975 में। 1975 इमरजेंसी का टाइम चल रहा है सर, ये इमरजेंसी के टाइम की वाली बात है सर। 1975 में रिलीज ऑफ फर्स्ट कॉटन हाइब्रिड सर 1975 में। कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम सर 1974 में। मिनी किड ट्रेल्स प्रोग्राम सर 1973 में। मिनी किड सर मिनी किड ट्रेल प्रोग्राम सर 1973। तो सर आइए अब हम चलते हैं रिपोर्ट ऑफ नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। सर नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर बना था, उसने रिपोर्ट दिया था कुछ, दिया था नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर ने। तो रिपोर्ट ऑफ नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कब आया सर? 1976 ये भी सर इमरजेंसी के दौरान आया सर 1976 में।
ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम सर, टीवी सिस्टम सर, टी एंड वी सिस्टम सर, ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम आया 1977 में। देखिए सर ये लगातार है सर। 1975 देखिए सर, रिलीज ऑफ फर्स्ट कॉटन हाइब्रिड इन इंडिया, इमरजेंसी के टाइम कॉटन हाइब्रिड की बात हो रही है, फर्स्ट कॉटन हाइब्रिड की बात हो रही है, इंडिया में पहली बार रिलीज हुआ। फिर नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने रिपोर्ट निकाला 1976 में, उसके बाद ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम को लाया गया 1977 में। देन नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट NARP, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट NARP 1979 में नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट NARP को लाया गया 1979 में। 1989 में नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट 1989 नेशनल, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट कब हुआ? NARP 1979। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड स्टेब्लिश होता है 1982। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसे रट लीजिए, याद कर लीजिए जैसे भी करके। 1982 में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, दैट इज नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड स्टार्ट होता है 1982 में सर। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड कब स्टार्ट होता है सर? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड स्टार्ट होता है 1986 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, मार्क करिए इसको। एम्फेसाइज मैं कर रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है सर, आपके एग्जाम में डायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर जाता, फिर आप बोलोगे बाद में कि पढ़ा नहीं था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी मिशन की बात हुई सर। प्रोडक्टिविटी बढ़ती है सर, इसी समय इंडिया थोड़ा सा प्रोडक्शन बढ़ाने लगता है, इस समय काफ़ी सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है इस समय सर। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड 1986 की बात हो रही सर। 1986 में टेक्नोलॉजी मिशन आया किस पे सर? ऑयल सीड पे सर। कब आया? 1986 में। रिलीज ऑफ फर्स्ट हाइब्रिड इन इंडिया, रिलीज ऑफ फर्स्ट हाइब्रिड इन इंडिया 1993, रिलीज ऑफ फर्स्ट हाइब्रिड इन इंडिया 1993। नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट NATP, नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, ये सर याद कर लीजिए लास्ट प्रोजेक्ट अपना 1998 का। 1998 में एक प्रोजेक्ट आया था, उसका नाम था NATP, नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट। सर 1998 में टेक्नोलॉजी आई थी, तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोजेक्ट आया था, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोजेक्ट आया था, दैट इज नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट 1998 में सर। So this is it about the revision crux of milestone of Indian agriculture history, important institution of agriculture, Indian agriculture and major events related to agriculture। ये सारे टॉपिक्स में कवर कर लिए गए हैं, प्रोग्राम्स, स्कीम्स, सब कुछ तो कवर कर लिया हमने आई थिंक। बताओ दोस्तों, कर लिया ना स्कीम सब कुछ, जो जो चीज़ें थी जो माइलस्टोन से रिलेटेड थी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। सो दोस्त, यही था हमारा रिवीजन क्रक्स। अगर आपको मेहनत अच्छी लगी हो, जेन्युइन लगा हो कि हार्ड वर्क किया जा रहा है आपके लिए, आपके सिलेक्शन के लिए, तो दोस्त वीडियो को लाइक करिए सर, लाइक करिए सर। मैं बार बार चीज़ों को रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, मे भी बोरिंग लगता है, मे भी आप लोगों को कई बार ऐसे लगे कि बार बार क्या रिपीट किया जा रहा है बस, लेकिन सर मेरा एक ही मोटिव है, मैं कैसे भी करके वो इस इन्फॉर्मेशन को डालना चाहता हूँ, बार बार आपको बोलना चाहता हूँ ताकि वो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में चला जाए सर। मेरी पूरी कोशिश है सर, इन्फॉर्मेशन को बार बार रिपीट करने से, मुझे पता है सर, साइकोलॉजी है सर ये, इन्फॉर्मेशन को बार बार रिपीट करने से वो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में चली जाती है हमेशा के लिए। यही मैं करना चाह रहा हूँ, आपको सिलेक्शन दिलाना है सर, इन्फॉर्मेशन को रिटेन कराना है लॉन्ग टाइम तक, समझे दोस्त। लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपको इन्फॉर्मेशन को डालना है, रिटेन कराना है। एग्जाम में देखते ही आपको विजुअल्स दिखे सर कि मैंने यहाँ पे पढ़ा था सर, आपके चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए, आप खुश होगे, मज़ा आएगा, आपको लगेगा, कॉन्फिडेंस तुम्हारा बूस्ट होना चाहिए सर। इसीलिए मैं बार बार ये चीज़ करा रहा हूँ कि आपको फैमिलियरिटी बढ़े, इन्फॉर्मेशन दिखने लगे तुम्हें कि हाँ इस पेज पे, यहाँ पे इस कोने पे पढ़ा था, इस टाइम पे पढ़ा था, यहाँ पे सर ने पढ़ाया था, कुछ तो आए, कुछ लिंकिंग कर पाओ एग्जाम में। और टाइम बचाओ, सेव करो टाइम मैनेजमेंट का, और बचे हुए क्वेश्चन पे तुम टाइम दे पाओगे जो बिल्कुल अलग ही आएंगे, जो कि अब शायद आप पढ़े ही ना हो, जहाँ पे कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, टाइम लगेगा सर वहाँ पे। इसलिए इम्पोर्टेंट है सर, मैं ये जो करा रहा हूँ 3 बार चीज़ों को, पहले पढ़ाओ, फिर रिवीजन दो, फिर MCQ कराओ। दिस इज साइंटिफिक मेथड सर, साइकोलॉजी का यूज करो सर, समझ रहे हो। मेहनत करो, हार्डवर्क करो, सिर्फ स्मार्ट वर्क से काम नहीं होगा। स्मार्ट वर्क करके, सिर्फ स्मार्ट वर्क बोल के स्मार्ट वर्क करेंगे, एक्सक्यूज़ दे के तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, पढ़ते नहीं हो, हार्डवर्क करते नहीं हो।
अपने माइंड को गलत ट्रेन मत करो सर। हार्ड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट हार्ड वर्क है। स्मार्ट वर्क बाद में आता है सर, पहले नहीं आता है सर स्मार्ट वर्क। आप अभी जो समय चल रहा है, लोग सोशल मीडिया पे देखे जा रहे हैं कि स्मार्ट वर्क करना है, ये करना है, वो करना है। भाई कूल मत बनो सर, ये सब वर्ड कूल वाले नहीं है सर, आप गलत जा रहे हो सर। अपने आप को धोखा मत दो सर, आलसी मत बनो सर, एक्सक्यूज़ मत दो सर कि हार्ड वर्क ना करना पड़े। हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा सर, हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा सर, पढ़ना पड़ेगा और हम आपको पढ़ाएँगे सर। आपको जो दिक्कतें आएँगी वो कराएँगे सर। रिवीजन रिवीजन वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार-बार एम्फसाइज़ करता हूँ सर। रिवाइज़ मैं करवाऊँगा सर, आप लोग अपने से नहीं करते हो, खुद से करते तो मैं नहीं करता ये फिर। बट करना पड़ता है, मुझे पता है 99.99% जो बच्चे फेल होते हैं ना एग्ज़ाम में, ऐसा नहीं कि वो पढ़ते नहीं है, पढ़ते बहुत ज़्यादा हैं सर, बट सोर्स लिमिट नहीं करते, रिवाइज़ नहीं करते सर टाइम पे। बाद में एंग्जायटी आता है, प्रेशर आता है, फिर एग्ज़ाम में पैनिक कर जाते हैं, फिर गया सर एग्ज़ाम, खत्म, खत्म सर। एग्ज़ाम डे ही डिसाइड कर जाता है तुम्हारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। वो पैनिक को बचाने के लिए कि एग्ज़ाम में वो पैनिक ना आए, टेंशन ना आए, आप कॉन्फिडेंट रहो, एग्ज़ाम को क्वेश्चंस को हैंडल कर पाओ। इवन आप क्वेश्चन नहीं जानते तो एमसीक्यू एप्टीट्यूड डेवलप करने की कोशिश की जा रही है कि क्वेश्चन ना आते हुए भी कैसे क्वेश्चन को मार्क करना है, आंसर तक कैसे पहुंचना है। मैक्सिमम 99.999% प्रोबेबिलिटी कि भाई तुम्हारा आंसर सही हो, ये तरीका डेवलप करना, ये करने की कोशिश की जा रही है सर, सिलेक्शन दिलाने की। सिलेक्शन ऐसे ही होता है सर, हर क्वेश्चन एग्जाम में आपको नहीं आएंगे सर, तो डरिएगा मत, पैनिक मत करिएगा। अभी से अपने आप को ट्रेन करिए। अगर आपने टाइम ऑलरेडी वेस्ट कर रखा है 3-4 साल अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट, सेम मिस्टेक्स किए जा रहे हैं, ना रिवाइज करते हैं, ना अपनी गलती को फाइंड करते हैं, एनालाइज नहीं करते कि आपने कहाँ मिस्टेक किया, आपकी स्पीड में दिक्कत है, या रिवाइज नहीं कर रहे हैं, या कम पढ़ रहे हैं, या ज़्यादा पढ़ रहे हैं, ज़्यादा सोर्सेज से पढ़ रहे हैं, लिमिटेड सोर्स नहीं है। क्या प्रॉब्लम है सर? देखिए सर, टेस्ट नहीं देते सर, क्या प्रॉब्लम है? एनालाइज करिए, अदरवाइज़ आगे बढ़ना आसान नहीं है सर। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए, चीज़ें कर रहा हूँ। एमसीक्यू एज ए टेस्ट दीजिए सर, पार्टिसिपेट करिए, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए सर। रिवीजन करा रहा हूँ सर, जो लास्ट टाइम आप रिवीजन करते हो, मैं डायरेक्ट वीडियो के बाद तुरंत रिवीजन करा रहा हूँ सर। इंस्टेंट रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। वीडियो देखिए, दोबारा देखिए सर तुरंत। ऑलराइट, चलिए देन मिलते हैं एमसीक्यू में, और इन्फॉर्मेशन को और रिटेन कराएंगे और सिलेक्शन कराएंगे सर, सिलेक्शन। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा आपको लगा हो, जेन्युइन लगा हो, 1% भी लगा हो, मैं करना क्या चाहता हूँ आपको वो फीलिंग समझ में आ रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों में शेयर करिए, उन जेन्युइन दोस्तों के साथ जिनको ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गवर्नमेंट जॉब की, एक अच्छे गवर्नमेंट जॉब की जिनको ज़रूरत है, उनके साथ शेयर करिए इस चैनल को, इस वीडियोज़ को। बताइए उनको कि काम की चीज़ें यहाँ पे मिलती है। ठीक है दोस्त, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यू के साथ। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।